वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लाइव। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कक्षा 8वीं और 5वीं बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाते हैं। तो आज हम लेकर आए हैं कक्षा 8वीं का सोशल साइंस का प्रश्न। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आप अभी तक अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं पहला प्रश्न है, विश्व बाल शोषण मुक्ति दिवस मनाया जाता है। ये आपके नागरिक शास्त्र के पाठ एक में ही है। अब मीता जानती है उसमें से प्रश्न है, विश्व बाल शोषण मुक्ति दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर, 19 नवंबर, 19 दिसंबर या 19 जनवरी। तो विश्व बाल शोषण मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 नवंबर। आपको हड़बड़ी में ऐसा नहीं करना है। 19 तो 3 ऑप्शन में दिख रहा है, लेकिन 19 नवंबर को ही आपको टिक लगाना है। 14 नवंबर को मनाया जाता है बाल दिवस, चाचा नेहरू जी के जन्म दिवस को। सेकेंड क्वेश्चन है, मृदा निम्नीकरण का कारण है। मृदा निम्नीकरण का कारण क्या है? वृक्षों की कटाई, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, उपयुक्त सभी। तो मृदा निम्नीकरण का कारण है वृक्षों की ज़्यादा कटाई हो रही है। अतिचारण मतलब पशुओं को चारागाह के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में वृक्षों की जो पत्तियां हैं उनका वो चारण करते हैं। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, आज अभी के युग में ऐसा हो गया है कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना कोई भी चीज़ आप उत्पन्न नहीं कर सकते, या फिर किसी भी प्रकार की जो सामग्री है जैसे सब्जी हो गया, अनाज हो गया, तो इसे उगाना असंभव है। तो मृदा निम्नीकरण का कारण इसका आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। मानव एक उत्तम संसाधन बनता है। मानव कब एक उत्तम संसाधन बनता है? जब वो शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल, और ऑप्शन द है उपयुक्त सभी। तो मानव एक उत्तम संसाधन बनता है जब वो शिक्षित हो, जब वो स्वस्थ हो, और जब उसमें कौशलों का विकास हो, तब वो एक उत्तम संसाधन बनता है। ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भविष्य की ऊर्जा होगी। कोयल लिखा है, ये कोयला है। कोयला, जल विद्युत, सौर ऊर्जा या पेट्रोल। तो भविष्य की ऊर्जा होगी सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध स्थित है। हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में या फिर पश्चिम बंगाल में। तो हीराकुंड बांध स्थित है उड़ीसा में। ये जो है बांध बना हुआ है महानदी पर। महानदी हमारे छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के सिहावा पर्वत से निकलती है, और यह उड़ीसा में जाकर जिसे भारत का सबसे लंबा बांध भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वन्य जीवन का प्राकृतिक आवास है। जो वन्य जीव है उनका प्राकृतिक आवास मतलब वो कहाँ पे रहते हैं? वन में, ग्राम में, उद्यान में, या इनमें से कोई नहीं। तो वन्य जीवन का प्राकृतिक आवास है वन। ऑप्शन नंबर अ। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के समय अंग्रेजों ने अपनी ओर किसे मिलाया था? प्लासी का जब युद्ध हुआ था 23 जून 1757 में, तो अंग्रेजों ने किसको अपनी ओर मिलाया था? मीर जाफर, मीर यूसुफ, अली वर्दी खां या शाह आलम। तो प्लासी युद्ध के समय अंग्रेजों ने अपनी ओर मिलाया था मीर जाफर को। मीर जाफर जो कि सिराजुद्दौला का कमांडर था, इसे अंग्रेजों ने अपनी ओर मिला लिया था, और इस युद्ध को अंग्रेज जीत गए थे। अगला प्रश्न है, प्रजा हितैषी था। प्रजा का हितैषी, हितैषी मतलब हित चाहने वाला, कौन था? संगठन, समाचार पत्र, बंदरगाह या शासकीय पद। तो प्रजा का हितैषी था समाचार पत्र। ऑप्शन नंबर ब। अगला प्रश्न है, सन 1858 में समाचार पत्र था। 1858 में जो समाचार पत्र प्रकाशित हुआ वो कौन सा था? द हिंदू, दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम्स या हरिभूमि। तो दैनिक भास्कर और हरिभूमि तो अभी के समय में चल रहा है, उस समय था द हिंदू। जनसंख्या सघन आबादी कहाँ होगी? जनसंख्या जो सघन जो आबादी है मतलब सबसे ज़्यादा अधिक आबादी कहाँ होगी? पहाड़ी में, मैदान में, मरु उद्यानों में या ध्रुवीय क्षेत्र में। तो जनसंख्या सघन आबादी होगी मैदानी क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन, भारत, बिहार, लॉर्ड माउंटबेटन, छत्तीसगढ़ और पारदर्शिता। तो सबसे पहला प्रश्न है, चंपारण खालिस्तान अंचल में है। तो अंचल यहाँ पे सिर्फ एक है, वो है बिहार। तो चंपारण बिहार अंचल में है। सूचना के अधिकार का उद्देश्य सरकारी कार्यों में खालिस्तान लाना है। तो सूचना के अधिकार का उद्देश्य सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाना है। कोडार बांध खालिस्तान राज्य में स्थित है। तो कोडार बांध छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। संसार का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश जो कि भारत है, क्योंकि भारत में ही सबसे ज्यादा पशु हैं। ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय, अब बच गया हमारा ऑप्शन है कौन सा? लॉर्ड माउंटबेटन। तो यही रहेगा आंसर। ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है लघुत्तरी प्रश्न।
सामाजिक विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप उससे रिलेटेड थोड़ा सा आपको सोचने की ज़रूरत होती है, फिर आप उस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, आपके स्कूल में जो नियम बने होंगे उनमें से कोई दो के बारे में बताओ। आपके स्कूल में क्या नियम बने हैं? जैसे किसी दिन निर्धारित होगा, कोई दिन आपको साफ सफाई करना है, आपको फुल यूनिफॉर्म में आना है, आपको नियमित स्कूल आना है, ये सभी। तो उनमें से कोई दो नियम आपको लिखना है जो आपके स्कूल में बने होंगे। अगला प्रश्न है, आयकर से आप क्या समझते हैं? आयकर मतलब ऐसा कर जो व्यक्ति की आमदनी पर लगाया जाता है, वो कहलाता है आयकर। यदि आपके साथ कोई गंदा व्यवहार करता है तो आप इसकी शिकायत किससे करेंगे? तो यदि हमारे साथ कोई गंदा व्यवहार करता है तो इसकी शिकायत हम अपने मम्मी पापा या शिक्षक से करेंगे। अगला प्रश्न है, दीवानी मामलों के विषय में लिखो। दीवानी मामलों मतलब जैसे संपत्ति का मामला, भूमि का मामला, किराए का मामला, ये सभी आता है किसके अंतर्गत? दीवानी मामलों के अंतर्गत। जैसे दो भाइयों के बीच बंटवारा हो रहा है और किसी ने कहा कि उसे कम मिला है या किसी ने कहा कि उसे ज़्यादा मिला है, तो ये अंतर्गत आता है किसके? दीवानी मामलों के। पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित है? अगला प्रश्न है, संसद की रचना किन किन से होती है? तो संसद की रचना होती है लोकसभा से, राज्यसभा से और राष्ट्रपति से। इन तीनों मिलकर बनाते हैं संसद को। अगला प्रश्न है, सन 1857 की क्रांति के असफलता के कारण बताओ। जो 1857 की क्रांति हुई थी, जिसे कहते हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इसकी असफलता के क्या कारण थे? तो इसकी असफलता के कारण थे कि भारतीयों में भारतीय सैनिकों में संगठन का अभाव था और इनमें असंतोष था। अगला प्रश्न है, देसी बीज और उन्नत बीज की तुलना कीजिए। देसी बीज मतलब जो आपके आसपास घर परिवार से मिल जाता है, और उन्नत बीज हाइब्रिड बीज जिसे कहते हैं, वो सोसाइटियों से या कहीं से हमें लेना पड़ता है। तो देसी बीज और उन्नत बीज की अगर हम तुलना करें तो देसी बीज की पैदावार कम होती है जबकि उन्नत बीज की पैदावार अधिक होती है। देसी बीज आसानी से कहीं पर भी उपलब्ध हो सकता है, लेकिन उन्नत बीज आसानी से कहीं पर उपलब्ध नहीं होता। देसी बीज की कीमत कम होती है और उन्नत बीज की कीमत अधिक होती है। ऐसे आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, किन्हीं तीन मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए। तीन मौलिक कर्तव्य, हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करनी है। दूसरा, हमें अपने राष्ट्रगान का आदर करना है। तीसरा, भारत की संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता का हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, थर्ड जेंडर को लेकर समाज में क्या क्या धारणाएं हैं? तो थर्ड जेंडर को लेकर समाज में धारणाएं हैं कि लोग अभी भी यही सोचते हैं कि थर्ड जेंडर को लोग जो है आसानी से जीने नहीं देते, उनका जीना जो है वो दुभर कर देते हैं। लोग समझते हैं कि ये तो न तो स्त्री में आते हैं, न पुरुष में, न नर की श्रेणी में आते हैं, न मादा की श्रेणी में, तो उनके साथ बड़ा ही गलत तरीके का व्यवहार होता है, किंतु ये सही नहीं है। बक्सर युद्ध के कोई बक्सर युद्ध के कौन से दो परिणाम है? बक्सर का युद्ध हुआ था सन 22 से 23 अक्टूबर 1764 को, और इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ कि भारत पर ब्रिटिश जो शक्ति है वो स्थापित हो गई और मराठा साम्राज्य का उदय हुआ। अगला प्रश्न है, मृदा संरक्षण के कोई चार उपाय लिखो। मृदा संरक्षण मतलब मिट्टी को हम कैसे बचा सकते हैं? तो पहला है वृक्षों की अंधाधुंध कटाई न करके, वृक्षों की कटाई पर रोक करके। अतिचारण से हम मृदा संरक्षण बचा सकते हैं। देखिए, अतिचारण से वृक्ष तो नष्ट होते ही होते हैं, मृदा संरक्षित भी नहीं होता। अब उसके बाद तीसरा आता है रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम करके। अगला प्रश्न है, रमाबाई का समाज सुधार के क्षेत्र में किए गए योगदान के बारे में बताओ। रमाबाई, जिसे पंडिता रमाबाई के नाम से भी जाना जाता है, इन्हीं के प्रयास से कोलकाता में पहली बार बालिका स्कूल खुला। इन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत प्रयास किया, विधवाओं के लिए प्रयास किया। महिला शिक्षा के कार्य में इनका योगदान बहुत रहा है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में राजनीतिक विकास किस प्रकार हुआ? नवीनीकरण व अनवीनीकरण संसाधन में अंतर बताइए। नवीनीकरण संसाधन मतलब जिसको दोबारा आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, अनवीनीकरण संसाधन जिसको आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता, जिसको बनने में बहुत वर्ष लगते हैं, ये है अनवीनीकरण संसाधन। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के नाम लिखकर किसी एक के गुण दोष पर प्रकाश डालिए। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, समुद्री ऊर्जा, और किसी एक को लेना और उसके गुण और दोष पर
प्रकाश डालना है। अथवा इसको नहीं बनाना चाहते तो फिर जल है तो कल है, इसकी आप किस प्रकार व्याख्या करेंगे। जल है तो कल है, हमें पानी को बचाना चाहिए, पानी का संरक्षण कैसे करना है, हम किस प्रकार से पानी को बचा सकते हैं, इस टॉपिक पे आपको लिखना है। अगला प्रश्न है शिक्षा संस्कृति का अधिकार पर प्रकाश डालो। ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो हर एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी समाज की कहीं पर भी रहता हो, उसे शिक्षा पाने से कोई नहीं रोक सकता। इसके आप विस्तृत रूप से व्याख्या कर सकते हैं। अगला प्रश्न है उसी में अथवा है, राज्यसभा की रचना किस प्रकार होती है समझाइए। इसको लिखना है आपको। दीर्घ उत्तरी प्रश्न, नरम दल एवं गरम दल के नेता के नाम और दोनों में अंतर बताओ। नरम दल, नरम दल के नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले और गरम दल के नेता थे बाल गंगाधर तिलक, है ना, ये दोनों हो गया। अब नरम दल का जो स्वभाव था वो कैसा था, वो किसी कार्य को करने में उनका स्वभाव जो है वो नरम था, मतलब वो ज़्यादा उग्र नहीं होते थे। लेकिन गरम दल के जो नेता थे वो उग्रवादी स्वभाव के थे। अगला प्रश्न है भारतीय जनता में राष्ट्रीय भावना विकसित करने के लिए कौन सी परिस्थितियां जिम्मेदार थी। अब प्रश्न 20 है, टिप्पणी लिखना है यहाँ पर। कश्मीर का विलय, हैदराबाद का विलय अथवा विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण है। तो जनसंख्या के असमान वितरण मतलब जैसे कहीं पर जनसंख्या अधिक होती है, कहीं पर कम होती है, तो अधिक होती है उसका क्या कारण है। जैसे आर्थिक कारण देखा जाए तो आर्थिक कारण में हम देखते हैं कि जहाँ पर व्यक्ति को रोजगार मिल सके वहाँ पर रहना वो पसंद करता है। भौगोलिक कारक, जहाँ की जलवायु अच्छी होती है वहाँ पर रहना व्यक्ति अधिक पसंद करता है, वहाँ की आबादी जो है वो ज़्यादा होती है। सांस्कृतिक कारक, जो जहाँ पर मंदिर बने हुए हैं, जहाँ पर संस्कृति का प्रचार प्रसार है, व्यक्ति वहाँ पर ज़्यादा रहना पसंद करता है। तो इस प्रकार से प्रश्नों को आपको समझना है और सॉल्व करना है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।